हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे। हमारा जो सीरीज चल रहा है बीपीएससी 67th मेंस प्रिपरेशन सीरीज, उस सीरीज में अभी इकोनॉमिक्स कंटिन्यू है। उसमें हम लोग 3 टॉपिक अभी तक कर चुके हैं। चौथा टॉपिक हमारा आज का है इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके अलावा जो पिछले सेशन में क्वेश्चंस दिए गए थे उसका मॉडल आंसर प्रोवाइड किया गया है, और जो अगले सेशन में हम लोग को तब तक आपको आंसर लिख के सबमिट कर देना है, तो वो क्वेश्चंस कौन कौन से लिखने हैं वो बताया गया है। तो आज का सेशन ये है, हम लोग अब शुरू करते हैं अपना सेशन। इंक्लूसिव ग्रोथ, इसको अगर हिंदी में बोलें तो ये होता है आपका समावेशी विकास। तो इसको ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी यूपीएससी लेवल पे पूछा जाता है कई बार। तो इसको आप डिफिनीशन बेसिक है वो कैसे करेंगे वो एक बार हम लोग ध्यान में देख लेते हैं। जैसे ओईसीडी है, ओईसीडी क्या है आपका? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने डिफाइन किया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ इस तरीके का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है जो कि पूरे समाज में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो और सबके लिए अवसर पैदा करता हो। ये तो आपका ओईसीडी का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग आते हैं यूएनडीपी के डेफिनेशन पे। यूएनडीपी डिफाइन इसको ऐसे करता है कि वो सारे प्रोसेस और आउटकम जिसमें समाज के हर व्यक्ति का भागीदारी हो और सबको उससे फायदा पहुंचा हो, इसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ। वहीं वर्ल्ड बैंक बोलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मतलब है कितना तेज ग्रोथ हो रहा है और किस तरीके का ग्रोथ हो रहा है, इन दोनों चीज पर निर्भर करता है। कितना तेज मतलब आपको मान लीजिए अगर आपका जीडीपी का ग्रोथ 9% 10% है और जो लोअर स्ट्रेटा है वो 1% या 2% से बढ़ रहा है, तो ये नहीं मतलब है आपके इंक्लूसिव ग्रोथ का। इसका जो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करती है वो ये चाहती है कि सब में इक्वली अगर 8-9% से बढ़ रहा है तो जो लोअर सेक्शन है वो रिलेटिवली थोड़ा अगर ज्यादा तेज बढ़ेंगे तभी जो है सब लोग बराबर लेवल पे आ पाएंगे। तो ये पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड पेस ऑफ ग्रोथ, इसमें 2 कीवर्ड है, दोनों ही चीज यहां पे ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट इसका डेफिनेशन है कि इसको हम लोग 3 तरीके का ग्रोथ पे डिफाइन कर सकते हैं। पहला कंप्रीहेंसिव ग्रोथ, मतलब पूरे हर सेक्टर का, सारे चीजों का। दूसरा शेयर्ड ग्रोथ। शेयर्ड ग्रोथ का मतलब क्या है कि अगर एक सेक्टर ग्रो कर रहा है तो उससे इंटरलिंकेज दूसरे का है, उसके बाद फिर तीसरे का लिंकेज है, तो ये लिंकेज में सारे लोगों का शेयर्ड ग्रोथ हो रहा है। और तीसरा कीवर्ड है आपका प्रो पुअर ग्रोथ, मतलब गरीब के सपोर्ट वाला जो ग्रोथ है वो गरीब का ग्रोथ ज्यादा वहां पे हो रहा। ये आपका बेसिक डेफिनेशन वाला बात है। इसमें 1-2 डेफिनेशन आप हमेशा ध्यान में रखें। कहीं पे भी इंक्लूसिव ग्रोथ का कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आप सीधा सीधा अथॉरिटी के साथ कोट करते हुए लिख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में ये चीज कहा है। आगे आते हैं हम लोग कि क्यों जरूरी है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसके लिए सबसे पहला चीज क्या है कि इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट लेवल पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी है। जैसे कि आपका महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम, अभी हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली का पर कैपिटा इनकम जो एनएसओ का डाटा था उसमें 4.31 लाख था। वहीं बिहार का बिल्कुल बहुत ही नीचे था, आपका 1000 में ही वो अमाउंट घूम रहा है, 40,000 के आसपास। ये तो हो गया आपका इंटर स्टेट वाली बात। इंट्रा स्टेट में क्या दिक्कत है? पटना का हम लोग देखें पर कैपिटा इनकम तो वो 1.31 लाख के आसपास है। वहीं अगर हम लोग शिवहर की बात करें तो वो 20,000 रुपए है पर कैपिटा इनकम सालाना। तो ये सारा फैक्ट फिगर आपको साथ में ध्यान लेके रखना है। ये पॉइंट्स आपके हेडिंग्स होंगे जिसके अंदर में क्या क्या चीजें बातें होनी चाहिए वो मैं आपको गाइड कर रहा हूं, तो उसको आप उसी फॉर्मेट में, ग्राफ फॉर्मेट में लेकर के ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्या है? एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत ही कम है। अब एग्रीकल्चर ग्रोथ कम होने से दिक्कत यह है क्योंकि अभी भी 50% आबादी हमारी एग्रीकल्चर पे ही निर्भर कर रही है। अगर एग्रीकल्चर ही ग्रो कम करेगा तो मतलब उन सब का ग्रोथ भी कम हो रहा है। तीसरा पॉइंट कि लो क्वालिटी इंप्लॉयमेंट ग्रोथ। अब जो इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से कि उनको इनकम उतना नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देख लें कि जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं
वो मेनली डिलीवरी बॉय या फिर इस तरीके का जॉब क्रिएट हो रहा है। तो इस जॉब के क्रिएट होने का तो पढ़े लिखे बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन भी उसमें काम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा जो उनका स्किल है उसका यूज तो हो नहीं पा रहा है। फोर्थ वन देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा अभी भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसमें हम लोग कुछ कुछ आंकड़ा देख सकते हैं कि कितना लोग अभी भी पुअर कैटेगरी में आते हैं। आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हम लोगों ने देखा करीब 30% आबादी हमारी गरीब मल्टी डायमेंशनली पुअर के अंतर्गत आएगी। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन एक्सेस वो कितना लोगों तक लिमिटेड है, हेल्थ फैसिलिटीज कितने लोगों तक लिमिटेड है। तो इसके रिगार्डिंग आपको डाटा सबको निकाल के रखना चाहिए। सिर्फ पॉइंट लिखने से काम नहीं चलेगा, ये इंडिकेटिव है, आपको उसके रिगार्डिंग फैक्ट फिगर निकाल लेना है आपको। इसके साथ जब आप नोट्स बनाएंगे तो साथ में ही। फिर पांचवा पॉइंट है हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। फिर यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स, इसको आप कोट कर सकते हैं। अनइवन ग्रोथ, अनइवन ग्रोथ का मतलब क्या है कि कुछ सर्विस सेक्टर बहुत तेज ग्रो कर रहा है, एग्रीकल्चर बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इसके अलावा जो ग्रोथ रेट है वो इंडस्ट्रियलाइज जो स्टेट्स हैं वहां पे ज्यादा है, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट्स वहां पे ग्रोथ कम है। फिर सातवां कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर, कि जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उसमें कमी आ रही है, कैजुअल वर्कर्स का वो चीज बढ़ता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। तो ये चीज से न उसको फ्यूचर में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, ना पेंशन का लाभ मिलेगा। तो जिससे क्या है कि आगे का जो जनरेशन है उसको प्रॉब्लम हो सकता है। ये कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा अनसस्टेनेबल है। मतलब क्या है कि हम लोग जिस तरीके का इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं उससे ज्यादा हमको जो संसाधन पृथ्वी से मिल रहा है उसका हम दोहन कर ले रहे हैं। जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो अभी भी मेजरली 60% के आसपास आपका कोल बेस्ड है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड है। तो इससे क्या है कि आप बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। फिर आपका वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, वो आपका अनसस्टेनेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। फिर आप जो मिनरल्स हैं उसको रिसाइकल नहीं कर रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये अनसस्टेनेबल नेचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इस वजह से ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हमें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। आगे आते हैं कि ये टर्म जो है इंडिया में शुरू हुआ है आपका 11th 5 ईयर प्लान से, इसको हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिया गया था। उसके पहले इस पे कोई मेजर फोकस नहीं किया गया था। अब 11th 5 ईयर प्लान में जो इंक्लूसिव ग्रोथ के कंपोनेंट पे बात की गई है, इसमें ये जो सारा फिगर बनाया गया है इसमें वही सारे पॉइंट्स को लेके बात की गई है। जैसे इसमें पहला पॉइंट आपका पॉवर्टी रिडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बात है, फिर एसेंशियल सर्विसेज उसका एक्सेस मिलना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी का एक्सेस हो, स्किल डेवलपमेंट पे बात हो, फिर आपका गवर्नेंस अच्छा हो, गुड गवर्नेंस हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो। तो ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। तो ये फोटो फिगर आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको आप एग्जाम में यूज करें 11th 5 ईयर प्लान को कोट करते हुए। नेक्स्ट क्या है कि कैसे होगा इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी को हमको सक्सेसफुल अगर बनाना है तो क्या चीज करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सजेशंस हैं। तो ये चीज है कि हमारा जो लीडरशिप है उसको विजनरी होना पड़ेगा, उसको देखना चाहिए कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इससे क्या चीज हो सकती है। तो ये विजनरी लीडरशिप पहला क्राइटेरिया है। दूसरा कि अगर कोई क्राइसिस आता है तो उसमें आप बिल्कुल मजबूती से खड़े हों। जैसे हमारे यहाँ पे कोरोना क्राइसिस आया तो उसमें गवर्नमेंट जो थी गरीबों के सपोर्ट के लिए काफी सारी चीजें, अनाज और ये सारा कुछ मुफ्त में उनको उपलब्ध कराया गया। लेकिन जब कोरोना चला गया तो उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ा है, उसको जो सपोर्ट दिया जा रहा था उसमें धीरे धीरे कटौती की जा रही है। तो ये देखना पड़ेगा कटौती करने से पहले वो उस लेवल पे आ गया है कि नहीं जैसा कि वो किसी पैंडेमिक से पहले था। तो ये सॉलिडेरिटी वाला पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कंसर्न अबाउट द पेस ऑफ ग्रोथ। मतलब जो हमारा ग्रोथ होना चाहिए उसके रिगार्डिंग हम लोग को सोचना पड़ेगा कि कितना होना चाहिए ताकि नीचे लेवल तक भी चीज पहुंचे। अब इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए शेयर्ड एंड शॉकिंग डाटा हमको मिलते रहना चाहिए। जैसा कि ऑक्सफैम स्टडी रिपोर्ट बताता है कि कितने प्रतिशत लोग हमारे यहाँ पे पॉवर्टी लाइन से बहुत ही नीचे रह रहे हैं, या फिर इस तरीके का आंकड़ा देता है वो कि मात्र 1% आबादी के पास जो है ग्लोबल लेवल पे या इंडिया लेवल पे 20% 25% उनके पास जो इनकम है, वो सिर्फ 1% आबादी के पास 25 से 30% का उनका इनकम है ग्लोबल का।
और जो बॉटम 50% है वो 10 से 12% इनकम में ही वो सस्टेन कर रहा है ग्लोबल। तो ये इस तरीके का शॉकिंग डाटा देना जरूरी है ताकि आपकी आंखें खुलें, आप इंक्लूसिव ग्रोथ की डायरेक्शन में काम करें। फिर नेक्स्ट क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। इसको पूरा ग्लोबल लेवल पे इस मुद्दे को सामने लाया जाना चाहिए, जैसे यूएनडीपी लेके आती है इंक्लूसिव ग्रोथ इंडेक्स, और वो जो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारे इंडिसेस जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इसमें इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस वाला चीज चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि कम्युनिटी को जागा रहना होगा, तो कम्युनिटी लेवल पे एक्टिविज्म होना चाहिए, वो लोग अपने राइट के लिए खुद फाइट कर सकें। फिर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आप बजट आता है उसमें ध्यान देना होगा कि ये जो है गरीबों के जो अंत्योदय का कंसेप्ट है वो चीज फॉलो किया गया है कि नहीं, जो लास्ट माइल पे है वहां तक चीज पहुंची है कि नहीं। तो ये सारे ड्राइवर्स हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट है आपका 12 5 ईयर प्लान जो था। ये 5 ईयर प्लान मेनली जो है फोकस कर रहा था इंक्लूसिव ग्रोथ पे, और इसका डिफरेंट एंगल था कि इसका इनइक्वालिटी कम करना था, रीजनल इम्बैलेंस कम करना था और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था। तो जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मनरेगा का स्कीम लेके आए थे, उसके अलावा और इनइक्वालिटी दूर करना है तो उसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आया गया था इसी टाइम पीरियड में। तो इस तरह की काफी सारी चीजें लाई गई थी यहाँ पे, जो 12 5 ईयर प्लान का पीरियड था, 2012 से 17 वाला जो पीरियड। फिर इसी चीज को नीति आयोग का जो 75 विजन 75 इंडिया एट 75 ये जो डॉक्यूमेंट लाया था, इसमें भी इस चीज पे फोकस किया गया कि हमारा ग्रोथ जो है 9 से 10% का रेट का हो, और जो ग्रोथ हो वो इंक्लूसिव हो, क्लीन हो, सस्टेन्ड हो और फॉर्मलाइज्ड हो। इसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करें, सेकेंड पॉइंट। तीसरा क्या है कि जो सिटीज हैं वहां पे हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करें, जो अर्बन पुअर्स हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, उनको प्रमोट, उनको उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए प्रयास किया जाए। चौथा पॉइंट है आपका कि जो स्कूल्स हैं उनको ज्यादा इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपका जेंडर वाइज बायसनेस होता है कि अगर मान लीजिए किसी स्कूल में टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती है तो वहां पे गर्ल चाइल्ड इन जनरल, गर्ल चाइल्ड का एनरोलमेंट वहां पे घट जाता है। तो ये एक्सेसिबल टॉयलेट अगर हम लोग सिर्फ प्रोवाइड करा देते हैं तो उससे वुमेन को स्कूल तक लाने में सपोर्ट मिलता है। तो इस तरीके का कुछ कुछ स्टेप्स है जो कि रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्या है कि हायर एजुकेशन में हम लोग देखते हैं कि SC ST वल्नरेबल हैं, और भी बाकी जो वल्नरेबल सेक्शन है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी कम है, इवन फॉर वुमेन इट इज वेरी लेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका हेल्थ सर्विसेज के लिए है, और लास्ट में क्या है कि जो हम लोग को इंक्लूसिव पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाना है, इसके लिए आपको सिटीजन को सेंटर में रखते हुए बात करना है। तो ये 7 बात जो है आपका नीति आयोग का न्यू इंडिया एट 75 डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये 7 बातें बताई गई। तो ये चीज है यहाँ पे। इसके रिगार्डिंग अगर रिसेंट स्कीम्स जो है आप डिफरेंट हेड में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। जैसे आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है तो इंक्लूजन के लिए जनधन योजना था, मुद्रा स्कीम था, जैम ट्रिनिटी इसी के अंतर्गत आया। तो और भी कुछ स्कीम्स अगर आए हैं तो इसको हेड वाइज आप डिस्ट्रीब्यूट करके सेपरेट करके रख लें। एम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा चल रहा था, फिर आपका स्टेप अप स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन अगेंस्ट अर्बन पुअर, फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया गया। बिहार में जीविका के अंतर्गत में इसको प्रमोट किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नाम आया था, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके अलावा PM संपदा जो है आपका फूड प्रोसेसिंग के लिए है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंक्लूसिव ग्रोथ के डायरेक्शन में लाने के लिए डिजिटल इंडिया स्कीम लाया गया। स्किल डेवलपमेंट के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन या स्किल इंडिया जो प्रोग्राम लाया गया था वो था। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, फिर प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम, फिर सेतु स्कीम लाया गया था, एम लाया गया था, अटल इनोवेशन मिशन, ये नीति आयोग के साथ में था। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स जरूरत हैं, जैसे कि हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनका जो लेबर फोर्स है उसमें पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आधा पॉपुलेशन ही हमारा लेबर फोर्स में शामिल नहीं होगा तो उसको इंक्लूसिव ग्रोथ कभी भी नहीं किया जा सकता, नहीं कहा जा सकता है। तो उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट क्या है कि जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोग हैं
उनके लिए सस्टेनेबल लोकल लेवल पे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है। उसके हिसाब से उनको कैपेसिटी डेवलप किया जाए और उनके हिसाब से उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। ये आप स्किल ट्रेनिंग और बाकी सारे चीजों के साथ में प्रोवाइड कराते हुए इसको दे सकते हैं। तीसरा क्या है कि जो इंप्रूव्ड एक्सेस टू एसेट, सर्विसेज एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स, जैसे कि आपका हाउसिंग का फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो गई, सैनिटेशन, तो ये सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हों। फिर कुकिंग गैस, तो जो भी हम लोगों ने अभी देखा है एसेट के अंतर्गत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें एसेट के अंदर में करीब 10-12 आइटम्स हैं, तो वो ही एसेट यहाँ पे काउंट आप कर सकते हैं। उसको हम लोगों ने पॉवर्टी वाला जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने इसको देखा था। इसी तरीके से सर्विसेज का एक्सेस उनका बेहतर हो। सोशल प्रोटेक्शन मतलब क्या है कि उनको पेंशन की सुविधा या फिर सोशल सिक्योरिटी और भी अदर बेनिफिट, मान लीजिए बीमार हो गए तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस फैसिलिटी, तो वो उपलब्ध होना चाहिए। अगर ये करेंगे तो ये एक स्टेप होगा टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये चैप्टर है इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, यही सारी चीजें हैं। इसके रिगार्डिंग आप डाटा, फैक्ट, फिगर उसको आप निकाल के साथ में नोट्स बना के उसको रखें। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसको आप बाकी सारे टॉपिक्स में भी यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक्स का। तो टॉपिक के बारे में इतना ही है। अब हम लोग शुरू करते हैं जो कल का क्वेश्चन था, जो लास्ट सेशन का क्वेश्चन था, बीपीएससी 66 का 7वां और 8वां सवाल, GS1 और GS2 दोनों से। तो 7वां सवाल आपका GS1 का है। पहले ये क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया का पहला कॉमर्शियल रॉकेट लॉन्च किया गया बायोफ्यूल की मदद से, स्टारडस्ट 1.0। तो ये किसने लॉन्च किया था और इसको आप डिटेल में डिस्कस करें, यही क्वेश्चन था। तो ये आपका इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि स्टारडस्ट 1.0 क्या है। तो ये आपको लॉन्च किया गया, आपका ये मतलब एक सैटेलाइट लॉन्च की व्यवस्था है उसी के हिसाब से, जो कि मेनली बायोफ्यूल से ही चलता है। तो ये लॉन्च किया गया फॉर्मर मिलिट्री बेस आपका यूएस में है, लोरिंग कॉमर्स सेंटर, वहां से। ये लॉन्च करने वाली जो प्राइवेट कंपनी है ब्लू शिफ्ट कंपनी, ये पहले से एरोस्पेस एक कंपनी है जो आपका एरोप्लेन है उस इंडस्ट्री में काम कर रही है। फर्स्ट टाइम उन्होंने कॉमर्शियली स्पेस लॉन्च डायरेक्शन में काम किया है और इसमें जो फ्यूल यूज किया है वो आपका बायोफ्यूल यूज किया है। ये इस पे काम 2014 से ही लगातार करते चले आ रहे थे। इसके बाद फिर इस क्वेश्चन में हम लोग इसी को एक्सप्लेन करना है, तो इसका क्या क्या फीचर है उस पर दिखा देंगे कि इसका फीचर क्या है। मेनली जो स्टूडेंट एंड बजट पेलोड, जो छोटे पेलोड्स हैं उनको लोअर अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। इसका वजन जो है 250 किलो का है। मैक्सिमम पेलोड इसका 8 kg तक लेके जा सकता है। और जो इसको स्मॉल सैटेलाइट्स को ये लॉन्च करेगा उसको क्यूब सैट्स बोलते हैं। और कहां तक पहुंचाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है वहां तक ये सैटेलाइट को प्लेस करेगा। ये क्या सिग्निफिकेंस है इसका कि एक तो पहले लेस टॉक्सिक, उतना ज्यादा विषैला गैस और उस तरीके का जो इमिशन है जो जनरली रॉकेट फ्यूल यूज होता है, उतना टॉक्सिक ये नहीं इमिशन करेगा। नेक्स्ट क्या है कि वो फ्यूल जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वो काफी ज्यादा कॉस्टली आता है जो रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं। फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इसके अलावा जो स्मॉल सैटेलाइट्स बनते हैं उसके लिए रिसर्च की दिशा में स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा इंकरेज करेगा। फिर फाइनली आप कंक्लूजन में कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में और भी कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं, जैसे स्पेसएक्स जो आपका इलॉन मस्क जी का है, और ब्लू ऑरिजिन ये अमेजन के जो डायरेक्टर हैं जॉफ बेजोस उनका है। तो इस क्वेश्चन में यही चीज है। अब इस तरीके का जो टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट जो डेवलपमेंट हुआ है ये GS1 में पूछा जाता है। तो ये पिछले 1-1.5 साल में कोई भी नया चीज अगर हुआ है, इंडिया के साइड से हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, उसको आपको जरूर कंप्लीट करना चाहिए। ये एक इंडिकेटिव चीज था। तो पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि 12th जो ब्रिक्स समिट हुआ था इसमें इश्यूज और पार्टनरशिप के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें थी वो बताएं। तो ऐसा इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है, उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के उसका आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो जैसे ब्रिक्स में आपका कौन कौन सी कंट्री है वो तो क्लियर है, बताने की जरूरत है नहीं। पर्पस इसका क्या है कि इमर्जिंग कंट्रीज को एक साथ ला करके अपना एक कलेक्टिव तौर पे वॉइस रखने के लिए एक फोरम बनाया गया है।
अब जो 12 ब्रिक्स समिट के बारे में मेजर फोकस था, तो ये 12 ब्रिक्स समिट हुआ था आपका ऑनलाइन मोड में ही हुआ था और इसको होस्ट किया था रसिया ने। ये बात आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। मेन बॉडी में क्या है कि 12 ब्रिक्स समिट में क्या क्या चीजें पे बात की गई, तो वो 3-4 मुद्दे थे जिस पे बात हुई। जैसे टेररिज्म पे इंडिया ने बोला कि जो ब्रिक्स का काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। फिर दूसरा मुद्दा आपका रिफॉर्म इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जैसे यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए पुश करने के लिए इंडिया ने काफी ज्यादा यहाँ पे बात की। फिर कोविड-19 का समय उस समय पे चल रहा था, उसका वैक्सीन को डेवलप करने में, उसको अवेलेबिलिटी बढ़ाने में कॉपरेशन करने पे ब्रिक्स कंट्री ने बातचीत किया। और इंडिया ने एक चीज और यहाँ पे पुश किया कि जो आत्मनिर्भर भारत वाला कैंपेन था, इसको ब्रिक्स लेवल पे इंडिया ने पुश किया है। तो ये मेन मुद्दे यहाँ पे डिस्कस किए गए। इसके अलावा आप पास्ट का जो इनिशिएटिव है उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे आपका ब्रिक्स बैंक हो गया, उसके अलावा आपका कंटिजेंसी रिजर्व एसेट, वो सीआरए का मैकेनिज्म, वो व्यवस्था किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। फर्दर अगर हम लोग इश्यूज की बात करें, प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम में आपका इंडिया चाइना का अपना बॉर्डर डिस्प्यूट वो कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है। नेक्स्ट क्या है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, जिसको कि इंडिया मानता है कि ये काफी ज्यादा किसी भी कंट्री को डेट ट्रैप में फंसाने वाली स्कीम है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो बीआरआई का सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो इंडिया का जो कश्मीर वाला एरिया है, पाक अधिकृत कश्मीर, वहां से होके गुजर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग भी इंडिया ने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया है। तीसरा क्या है कि रसिया, चाइना, पाकिस्तान, इन तीनों का एक्सिस अभी डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तो इसकी वजह से भी इंडिया यहाँ पे थोड़ा सा इस समिट में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है रिलेशन बनाने में रसिया और चाइना से। चौथा क्या है, अफगान इशू को लेकर के भी उस समय पे प्रॉब्लम चल रहा था कि अफगान में जो है इंडिया जो है तालिबान को फॉर्मल रिलेशन बनाने में उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं था, और जबकि रसिया और चाइना दोनों ही जो तालिबान को सपोर्ट करने में लगे हुए थे। नेक्स्ट क्या है, ईरान में इन्वेस्टमेंट। तो ईरान में जो है वेस्टर्न सैंक्शन ऑलरेडी ईरान के ऊपर चल रहा था, न्यूक्लियर डील फाइनलाइज हुआ नहीं। इस डायरेक्शन में क्या है, चाइना अब वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि इंडिया का ऑलरेडी वहां पे चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट चल रहा था, और चाबहार पोर्ट से करते हुए हम लोग आगे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाना चाहते थे। तो अब यहाँ पे चाइना भी घुस रहा है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। नेक्स्ट क्या है, वेस्टर्न परसेप्शन। मतलब क्या है कि इंडिया को चाइना और रसिया के साथ में खड़ा इस फोरम में देखते हुए वेस्ट कंट्री समझ सकती हैं कि ये कंट्री मेनली आपका रसिया की ओर टिल्टेड है। तो ये परसेप्शन जो है इंडिया के लिए बाकी कंट्रीज के साथ में टाई अप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, लेकिन खैर इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं है। हम लोगों का दोनों ही ग्रुपिंग के साथ में अच्छा रिलेशन है। फिर लास्टली आप इस आंसर को कंक्लूड करेंगे तो उसमें ये दिखाएंगे कि इस तरीके का फोरम जो है मेनली काम करेगा आपका कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन और आपस में जो कंट्रीज हैं उनके बीच में कॉन्फिडेंस बनाते हुए, और ऐसे फोरम्स काफ़ी ज़्यादा जरूरी हैं स्पेशली इन द सिचुएशन जबकि वेस्टर्न कंट्रीज अपने हित को ज़्यादा प्रायोरिटी देते कंपेयर टू द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये था आपका GS2 का 7वां सवाल कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। बिहार या इंडिया, जो आपका UNFPA का जो डाटा है, जो रिपोर्ट आया है, उसके हिसाब से कब डेमोग्राफिक डिविडेंड के सिचुएशन को पहुंचेगा और इसके लिए बिहार के द्वारा क्या स्टेप लिए गए हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन कर दें। डेफिनेशन क्या है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो उसका पॉपुलेशन आपके पास जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा होगा। तो वर्किंग एज में आपका 15 से 60 का जो एज ग्रुप है वो लोग इसके बीच में आते हैं, और डिपेंडेंट वाला जो बच्चे और बूढ़े वो इसमें आ जाते हैं। तो इसको आप डिफाइन करते हुए इस तरीके का बॉक्स बना के भी वहां पे दिखा सकते हैं। फिर इंडिया जो है इसको अचीव करने वाला है उस रिपोर्ट के हिसाब से 2036 में, जबकि बिहार जो है 36 के आगे 40s में 2040s में इस चीज को अचीव करेगा, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन।
क्योंकि इंडिया का जो है आपका इंडिया लेवल पे टोटल फर्टिलिटी रेट 2 पे आ चुका है, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 था अभी रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले, उसके हिसाब से 2 पे हमारा फर्टिलिटी रेट आ चुका है। वहीं बिहार का ये फर्टिलिटी रेट अभी 3 पे आया है, जबकि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 का होता है। तो बिहार अभी थोड़ा और ग्रो करेगा। अब देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या चीज लिए गए हैं। तो एजुकेशन के सेक्टर में जो हमारा रिसेंट बजट आया था 2022-23 का, उसमें हम लोगों ने अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 18.4% एलोकेट किया है, जो कि एवरेज एलोकेशन अगर देखें सारे स्टेट्स का तो उनके बजट का 15.2% उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर का। इसके रिगार्डिंग मैंने दूसरा आंकड़ा भी एक दिया है, वो आपका एक्सपेंडिचर का नहीं है, बाकी इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग वो आंकड़ा दिया गया है। तो बजट के हिसाब से ये वाला आंकड़ा है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से दूसरा जो आंकड़ा पहले वीडियो में दिया गया है वो है। तो आप दोनों में से कोई भी कोट करते हुए लिख सकते हैं कि ये बजट का है, ये इकोनॉमिक सर्वे का है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ के रिगार्डिंग। हेल्थ में हम लोगों ने अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 7.2% एलोकेट किया है इस बजट में, जबकि बाकी स्टेट्स का एवरेज एलोकेशन 6% है। इसके अलावा हम लोगों ने डेमोग्राफिक डिविडेंड रिप करने के लिए 7 निश्चय 1 और 2 ये हम लोगों ने चलाया था। इसके रिगार्डिंग जो जो चीजें हैं उसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ें। जैसे 7 निश्चय 1 में क्या 7 पॉइंट है, उसको बिल्कुल कंठाग्र होना चाहिए कि आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, फिर आपका हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे पढ़े हैं वो, बढ़े हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 7 निश्चय 2.0। इसमें क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये टाइटल आप ध्यान में रखेंगे, उसके अंदर में कुछ कुछ स्कीम्स हैं उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, स्वयं सहायता हेल्प के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टाइप से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर ट्रेनिंग पे बात की गई है, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करने के लिए बोला गया है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो कॉलेजेज हैं, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट क्या है आपका दूसरा, सशक्त महिला और सक्षम महिला। इसमें क्या है, वुमेन स्टार्टअप पॉलिसी, उसके तहत में उनको पैसा दिया जा रहा है, आपको पूंजी पे भी, उसके अलावा जो आप इंटरेस्ट आपको लगेगा उस पे भी सबवेंशन, उसका भी फायदा उनको मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, उनके वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अगर बच्ची जो है क्लास 12 पास करती है तो उनको 25,000 रुपए दिए जाएंगे, ग्रेजुएशन अगर पास करते हैं तो उनको 50,000 रुपए दिए जाएगा। अगला है आपका हर खेत तक पानी। नेक्स्ट इसके अंदर में है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसके तहत में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की बात की गई है। गांव लेवल पे वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही वेस्ट मैनेजमेंट पे बात किया गया है, और एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन है और मत्स्य उत्पादन, दोनों चीजों को इस प्रोग्राम के तहत में ग्रो करने पे टारगेट किया गया है। अगला है आपका ई नंबर। तो इसके तहत में क्या है, स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसमें अर्बन पुअर के लिए हाउसिंग फैसिलिटी देने की बात की गई है, ओल्ड एज होम बनाने पे बात किया गया है, वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर करने पे बोला गया है। 6th पॉइंट है आपका कनेक्टिविटी पे और भी काम करने के लिए बोला गया है। तो इसके तहत में आपका रोड, फ्लाईओवर, बाईपास, ये सारा कुछ बनाने पे फोकस है। 7वां पॉइंट है आपका हेल्थ फॉर ऑल। तो इसमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकास करने के लिए बोला गया है। डोर स्टेप हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड हो, इसके लिए मोबाइल ऐप बनाने की बात की गई है। टेलीमेडिसिन का यूज करने के लिए बोला गया है। तो ये सारा पॉइंट इसके अंदर में आप लिख सकते हैं। फिर फाइनली कंक्लूजन में आप दे सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये जो है बिहार पूरे नेशन और इवन इंटरनेशनल लेवल पे वर्कफोर्स प्रोवाइड करने का काम अभी करने जा रहा है, अभी भी कर रहा है और आगे भी करने जा रहा है। तो इस चीज को और भी अगर हमको इससे बेनिफिट उठाना है तो हम लोगों को अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे तरीके से यूज करना जरूरी है। उनमें हेल्थ और एजुकेशन, वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये आपका कंक्लूजन होगा। ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है, ये आपका बीपीएससी 66 का GS2 का 8वां सवाल है। इसमें क्वेश्चन ये दिया गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है और बिहार सरकार का जो 7 कमिटमेंट रहा वो क्या है और इसके रिगार्डिंग स्कीम्स क्या क्या चीजें हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट आपका क्या होता है उसको आप डिफाइन करेंगे।
कि आपका हर लेवल पे, हर डायरेक्शन से जो पॉपुलेशन है उसका विकास हो, उनके हेल्थ को फैसिलिटी मिले, उन्हें एजुकेशन मिले, उन्हें स्किल मिले, वो सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो, ताकि वो खुद ही सेल्फ अर्निंग कैपेसिटी उनमें डेवलप हो, खुद को सस्टेन कर सकें। मेनली इसको मेजर करने का एजेंसी कौन सा है, तो यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है। तो उन्हीं का जो मेनली मेजरमेंट वाला तरीका है वही ग्लोबली उस चीज को कॉपी किया गया है। तो इसके तहत में मेन 3 फैक्टर है जिसके बेसिस पे मेजर किया जाता है। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनमें हेल्थ वाला जो पैरामीटर है उसमें आ जाता है। दूसरा एजुकेशन, एजुकेशन में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये 2 चीज आता है। तीसरा आपका पर कैपिटा इनकम है, इस पे आपको ये चीज होता है। बाकी ये तो आपका पहला पार्ट हो गया आंसर का। दूसरा पार्ट आपका 7 कमिटमेंट है, तो 7 निश्चय वाला ऑलरेडी आपको 1 और 2 डिस्कस हो गया है। इसके रिगार्डिंग जो स्कीम्स है वो भी आप लोगों ने डिस्कस यहाँ पे देख लिया। लास्टली आप इसको कंक्लूड करेंगे तो हम लोगों को ये दिखाना है कि बिहार में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो लार्ज पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहा है, उनका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट के साइड से इफर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये आपका चौथा सवाल हो गया। अब आ जाते हैं 5वां सवाल पे। 5वां सवाल जो हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग जो हम लोगों ने टॉपिक लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था, उसके बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा। ये आपको लिखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। बहुत से लोगों ने इसमें प्रैक्टिस किया है, काफी अच्छे आंसर्स भी लिखे हैं लोगों ने। तो इसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में एलपीजी रिफॉर्म कब लाया गया, क्या होता है इसके अंदर में, क्या क्या चीजें की गई, ये सारा चीज आप इंट्रोडक्शन में देंगे। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि एलपीजी से पूरे देश में काफी ज्यादा विकास हुआ लेकिन बिहार छूट गया था। तो काफी ज्यादा विकास हुआ, ये पहला पार्ट है। तो विकास कैसे कैसे हुआ उसके लिए आप दिखाएंगे कि आपका जीडीपी में ग्रो हुआ। तो 1991 से 2021 तक का जीडीपी का आप आंकड़ा लेके यहाँ पे दिखा सकते हैं। एफडीआई इनफ्लो, सेम आंकड़ा के बेसिस पे आप जाइए, आंकड़ा इसका खोज के निकालिए, जमा कीजिए। जॉब कितना क्रिएट हुआ, पर कैपिटा इनकम इस पीरियड में कितना बढ़ा है, पॉवर्टी रिडक्शन हम लोग का कितना हुआ है, करीब 271 मिलियन लोगों को हम लोगों ने गरीबी से बाहर निकाला है पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स। फिर आपका एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि दिखाते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म से कितना फायदा हुआ है। अब अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि बिहार क्यों इसमें छूट गया। तो जब इस समय पे एलपीजी रिफॉर्म्स का पीरियड था, उस समय पे हमारा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो था, क्योंकि एक फैक्टर होता है कि पॉलिटिकली अगर अनस्टेबल है कोई कंट्री या स्टेट तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिजनेसेस नहीं जाते हैं। लेकिन उस समय पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहते हुए भी बिजनेस हमारे पास नहीं आई, जिसके लिए जो 6-7 पॉइंट है वो है। एक तो क्राइम रेट काफी ज्यादा था, तो काफी ज्यादा किडनैपिंग के केसेस, मर्डर के केसेस वो उस समय पे काफी ज्यादा इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से बिजनेस जो है जो भी थी वो भी बाहर चली गई और बाहर से और कोई नया बिजनेस आया नहीं। दूसरा क्या है कि नए बिजनेस को लाने के लिए आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई। उनके द्वारा कुछ लिमिटेड स्टेप लिए गए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, बिजनेस आएगा तो उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अगर माल अपना उत्पादन कर रहा है तो कैसे मार्केट तक भेजेगा, कैसे अपना कच्चा माल मंगाएगा, तो उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत बड़ा फैक्टर था जो कि बहुत बेहतर नहीं था। फिर उसके बाद का सन 2000 के आसपास का पीरियड, हो सकता है कि आप 7-8 साल 9 साल मिस कर गए एलपीजी रिफॉर्म से, उसके बाद से भी तो आगे आ सकते थे। लेकिन हमारी कमर टूट गई तब जब हमारे जो स्टेट था उसका बाइफर्केशन हो गया। जो मेनली रिसोर्स वाला एरिया था वो हमारे पास से चला गया, जितना भी मिनरल्स था वो सारा कुछ झारखंड में चला गया। और मेनली जो आपका माइनिंग से आपका काफी ज्यादा टैक्सेस और वो रॉयल्टी मिलती थी स्टेट को, वो सारा रॉयल्टी से भी स्टेट को हाथ धोना पड़ गया। अगला क्या है कि हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी। तो इलिटरेसी रहने से जो आपका सर्विस सेक्टर वाला जो जॉब मिलना था, जो कि मेनली स्किल बेस्ड था, आपको इंग्लिश आता है तभी आप बीपीओ या वहां पे काम कर पा रहे हैं, तो वो चीज हमारे पास प्रॉब्लम था क्योंकि इलिटरेसी का लेवल काफी ज्यादा था। फिर आपका अर्बनाइजेशन का कवरेज वो भी काफी कम था। इसकी वजह से क्या हुआ कि अर्बन फैसिलिटीज नहीं है, तो उसमें क्या है कोई भी नई कंपनी आके वहां पे इन्वेस्ट करने से
भागती है, क्योंकि वहां पे बाकी सारी जो अर्बन एमिनिटीज हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो उस कंडीशन में उसके जो भी वर्कर होंगे, जो एम्प्लॉइज होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, वहां पे रहना नहीं पसंद करेंगे। तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा बिहार को सफर करना पड़ा। फिर लास्ट में इस आंसर को आप कंक्लूड ऐसे करेंगे कि एलपीजी का बहुत बड़ा रोल रहा, एलपीजी रिफॉर्म्स का। तो इस रिफॉर्म की वजह से देश को काफी ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिनको की फायदा नहीं मिल पाया, और उस गैप की वजह से काफी ज्यादा इनइक्वालिटी में डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो इनइक्वालिटी बढ़ा, इस इनइक्वालिटी को फिल करने का काम सेंटर को करना चाहिए, जिसमें कि जो बैकवर्ड स्टेट्स रह गए हैं उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देते हुए एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट उनको दिया जाए। तो इसमें आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो डिमांड है बिहार का, वो भी जस्टिफाई होता है, और ये बीपीएससी में आप कोट करते हैं तो काफी अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगा ये। तो ये आपका आज का जो भी क्वेश्चंस था, जो प्रीवियस डे पे हम लोगों ने देखा था, तो इसको आप लोग ने, काफी लोगों ने प्रैक्टिस किया, काफी लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि बिना प्रैक्टिस किए आपको नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। वो जानना बहुत जरूरी है, वो तभी पता चलेगा जब आप लिखेंगे। तो लिखिए, जरूर लिखिए। अगला जो आपको आंसर सबमिट करना है वो है आपका बीपीएससी 66 का GS1 का 9th और 10th क्वेश्चन, GS2 का भी 9वां और 10वां सवाल। और आज जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया है वो है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ पे, कि समावेशी विकास, उस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि समावेशी विकास क्या है, और इसके लिए भारत सरकार एवं जो बिहार सरकार हैं उन्होंने जो जो कदम उठाए हैं समावेशी विकास की दिशा में, उसका आप क्रिटिकली उसको इवेल्युएट करें, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो आज का सेशन में इतना ही कुछ है हमारे पास। इसका आंसर आप लोग लिखें, लिखने के बाद फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप अपना आंसर पोस्ट करें, उसका आपको इवेल्युएशन दिया जाएगा। नेक्स्ट सेशन में इसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। कीप राइटिंग, कीप इंप्रूविंग। ऑल द बेस्ट।